नमस्कार प्यारे बच्चों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा में आपका स्वागत है। अ, पिछले पार्ट के अंदर अपन 6 क्लास के आपके पहले अध्याय की बातचीत कर रहे थे जिसमें अपन ने कहाँ तक बातचीत कर ली थी? ग्रह तक बातचीत कर ली थी, यानी ग्रह क्या होते हैं और यहाँ तक अपन ने बातचीत कर ली थी। आज अपन जो बातचीत करेंगे वो करेंगे पृथ्वी, ठीक है ना? ग्रह की परिभाषाएं देखी थी कि मतलब जिसके पास में स्वयं का प्रकाश नहीं हो और वो सूर्य के प्रकाश से अगर चमकता है तो उसे ग्रह कहा जाता है। ये बातचीत अपन ने की थी और आज अपन एक ग्रह को लेके बात करेंगे जिसका नाम है पृथ्वी। तो देखो, अ, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। अब देखो, मैंने आपको समझाया था कि ये सूर्य है, उसके बाद में आपका ये सूर्य हो गया, सूर्य के बाद में उसके चारों और भी ग्रह थे, ठीक है ना? यहाँ पे बुध था, बुध के बाद में आपका शुक्र था और शुक्र के बाद में पृथ्वी था। तो 1, 2 और 3 नंबर पे कौन है? पृथ्वी है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर पृथ्वी ग्रह है। आकार में ये पांचवा बड़ा है। आकार की बात करें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। देखो, पृथ्वी जो है वो दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और आकार के हिसाब से देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, ठीक है। और ये ध्रुवों पे क्या है कि चपटी हुई है। ध्रुवों की बात करें तो मैं थोड़ा नीचे लेके ये चित्र बताता हूँ। ये जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पे क्या थोड़ी चपटी है, इस तरीके से चपटी हुई है, यानी दबी सी हुई है, ठीक है ना। अंडाकार होता है ना, अंडा कैसे होता है उसी प्रकार है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? भू-आप कहा जाता है, ठीक है ना। भू-आप क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी जो ध्रुवों पर है ये चपटी हुई है, ठीक है। अब ध्रुव क्या होता है ये अपन आपके नेक्स्ट अध्याय के अंदर आएगा, उसके अंदर बातचीत करेंगे। ठीक, भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार, ठीक है ना। और भू-आप का अर्थ क्या हुआ? भू-आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। देखो, अपन ने जो जितने भी 8 ग्रह देखा उनमें से केवल केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे क्या पाई जाती है? केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, यानी आपको अगर जिंदा रहना है तो आपके लिए जो परिस्थिति है वो केवल और केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अब जैसे बात करें, पृथ्वी पर क्या हो गया? जल हो गया, ठीक है। जल हो गया, वायु हो गई, ठीक है। और अपने लिए एक तो जल, वायु, उसके बाद में ऊर्जा यानी ऊष्मा, ऊष्मा हो गई। तो ये चीजें अपने को पृथ्वी ग्रह पर मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं या फिर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है, केवल और केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है, न ही अधिक ठंडी है। देखो, पृथ्वी न गर्म है न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं, ठीक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। जैसे को आपको पता होगा कि आप श्वास के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन मौजूद है गैस जो वायुमंडल में। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। तो मैं आपको अगर प्रश्न पूछूं कि सौर मंडल का पृथ्वी एकदम अद्भुत ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन जीने योग्य परिस्थितियां मौजूद है। जिनमें बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है और ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पे पानी मौजूद है, वायुमंडल मौजूद है। और इन्हीं कारणों से जो पृथ्वी है वो पूरे सौर मंडल के अंदर एक अद्भुत ग्रह मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, इसके अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी हुई है, उसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की जो गति है वो है 3 लाख किलोमीटर। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है। और इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने के अंदर लगभग जो समय लगता है वो कितना लगता है? 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है ना। कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। तो ये आपके 1 मिनट के अंदर कितनी घूम देती है? 1 मिनट के अंदर, यानी जो सूर्य का प्रकाश है ये आपके 1 मिनट के अंदर पार करती है कितनी? 3 लाख किलोमीटर पार करती है। कितनी पार करती है? 3 लाख किलोमीटर पार करती है। और 8 किलोमीटर के अंदर कितनी, 8 मिनट के अंदर कितनी पार करेगी? तो 8 मिनट के अंदर आपके करेगी इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़, यानी 24 करोड़ के आसपास पास करेगी। यानी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि सूर्य की जो दूरी है वो लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ है। पृथ्वी से कितनी दूरी है? 15 करोड़ है, ठीक है। 15 करोड़ है। अब जब आप 3 लाख
इंटू 8 करोगे तो आपके लगभग 24 करोड़ के आसपास टाइम आ जाएगा। तो जो सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है उसको टाइम कितना लगता है? 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का, ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आप समझ लेना। आगे बात करें, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। देखो, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसके 2/3 हिस्से पर पानी है और इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2/3 हिस्से पर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है और ऊपर से देखने पर पानी के कारण पृथ्वी है जो नीली दिखाई देती है, ठीक है? नेक्स्ट बात करें आपके नील आर्मस्ट्रांग की, तो नील आर्मस्ट्रांग ऐसे व्यक्ति थे, नील आर्मस्ट्रांग कैसे व्यक्ति थे? ऐसे व्यक्ति थे जो क्या करते थे? जिन्होंने क्या कार्य किया था? तो देखो, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा, ठीक है ना? तो चंद्रमा पर जाने वाले पहला पाँव रखने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी के अंदर चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा, ठीक है? अब यहाँ पे ये मत पूछने लग जाना कि सर दूसरा दूसरा किसने रखा? ठीक है ना? दूसरा इन्हीं ने ही रखा था। इनके बाद दूसरा जाने वाला व्यक्ति ऐसे हो सकता है, दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा था, ठीक है? अब बात करें चंद्रमा की, तो पृथ्वी की बात पूरी हो गई। पृथ्वी क्या था? पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी की बात पूरी हो गई। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। अब बात करेंगे चंद्रमा की, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है? हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है और यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है और ये लगभग हमसे कितना दूर है? और ये जो है ये लगभग अपने से दूर है कितना? 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है। अगर आप 3,84,000 किलोमीटर की तरफ जाओगे ऊपर की ओर तो आपको कौन मिल जाएगा? चंद्रमा मिल जाएगा। लेकिन सूर्य कितना है? सूर्य लगभग अपने से जो दूर है वो लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है? अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखो, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? वो है 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और यहाँ जो अगर चंद्रमा की बात करें तो वो कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है ना? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर आपको कौन मिल जाएगा? आपका चंद्रमा मिलेगा। 3,84,400 किलोमीटर। कितना? 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है? आगे देखते हैं, आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की तुलना कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, उपग्रह एवं मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं? देखो, एक तो उपग्रह होता है और एक होता है कृत्रिम उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? एक तो होता है उपग्रह, दूसरा होता है एक होता है प्राकृतिक उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह, ठीक है? दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह, ठीक है? अब देखो, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब जो उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना? ग्रह के चारों ओर घूमता है। जिस प्रकार जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो उपग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये कृत्रिम रूप से बना होता है, यानी सॉरी प्राकृतिक रूप से बना होता है। किससे बना होता है? प्राकृतिक रूप से बना होता है। मतलब कहने का मतलब वो ऑटोमेटिक बना हुआ ही है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, ठीक है? अब बात करें मानव निर्मित उपग्रह या फिर कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाए गए हो। एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे बात करें इनसैट, IRS या फिर एंडुसेट इत्यादि जो है वो कैसे उपग्रह है? वो मानव निर्मित उपग्रह है या फिर कृत्रिम उपग्रह है। तो एक तो कृत्रिम उपग्रह जैसे ये आपको दिख रहे हैं, रॉकेट का प्रेक्षण करते हैं, प्रेक्षण करने के बाद में उसको कुछ पार्ट होता है वो वापस धरती पर आ जाता है और कुछ पार्ट होता है वो उसको पृथ्वी की जो कक्षाएं हैं उसके अंदर स्थापित कर दिया जाता है। तो ये मानव निर्मित उपग्रह है और एक अपना जो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है? नेक्स्ट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जिस प्रकार पृथ्वी अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और सूर्य के चारों ओर का जो चक्कर है वो 365 दिन में पूरा करती है, उसी प्रकार चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जो चक्कर है वो लगभग
27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर छाया को देखा जा सकता है। तो पूर्णिमा का जो चंद्रमा अपन देखते हैं वो पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। उस दिन अपन चंद्रमा का पूरा अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मानव है वो निवास नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति नहीं है जितनी की पृथ्वी पर मौजूद होती है। ठीक है, अब बात करेंगे क्षुद्र ग्रह। तो बताओ क्षुद्र ग्रह कौन से दो ग्रहों के बीच में पाए जाएंगे? किसके बीच में पाए जाएंगे? मंगल प्लस बुध, बृहस्पति। मंगल प्लस बृहस्पति के बीच में पाए जाएंगे ना। देखो, तारों एवं ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। किनको क्या कहा जाता है? देखो, तारों और सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार ये भी ग्रह लगाते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। और इन छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के एक ही भाग होते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं, और जो बहुत ही वर्ष पहले विस्फोट के बाद में ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। देखो, जो क्षुद्र ग्रह है वो ग्रहों के ही भाग है। वो कई जमाने में कोई विस्फोट हुआ होगा जिससे वो टूट करके छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गए। तो क्षुद्र ग्रह कंप्लीट, यानी क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। और यह बिल्कुल छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इनका निर्माण जो है वो किससे हुआ है? ये निर्माण जो हुआ है इनका ग्रहों के टूटने से ही हुआ, इनका निर्माण है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह का आपको चित्र दिखाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करें उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। अब जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढा हो जाता है। ठीक है, जो उल्का पिंड होते हैं वो क्या होते हैं? पृथ्वी पर कभी कभार गिर जाते हैं। ठीक है, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरे ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह होता है। इस तरीके का जो होता है ये लाखों तारों का समूह होता है। और इस पट्टी को क्या कहा जाता है? आकाश गंगा कहा जाता है। तो देखो, अंडरलाइन करो इस चीज को कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा लाखों तारों का जो समूह होता है उसे आकाश गंगा कहा जाता है, या फिर अंग्रेजी में बात करें तो मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, और हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। ठीक है ना, आकाश गंगा का ही भाग है। देखो, आपने अगर रात के समय अगर खुले आसमान में अगर गांव में बैठे हो तो देखा है, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर बहुत से तारों का एक समूह आपको ऐसे दिखेगा कि ये कोई तारों की नदी बह रही है। ठीक है ना, इस प्रकार की। तो ये जो होता है वो होती है आकाश गंगा। ठीक है, आकाश गंगा तारों के लाखों समूह, जो लाखों तारों का समूह होता है उसे आकाश गंगा अर्थात मिल्की वे कहते हैं। और जो हमारा सौर मंडल है वो एक आकाश गंगा का भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है, और इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के क्या करती है? एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जो आकाश गंगा होती है वो क्या है? हमारा एक प्रकार से सौर मंडल जो है वो एक आकाश गंगा का भाग है। ठीक है ना, और अनेक आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं, और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखो, क्या आप ब्रह्मांड के साथ संबंध बता सकते हैं? देखो, यहाँ पे आपने देखो एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी से तरीके से समझाया गया है कि सबसे पहले जो है वो आपकी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो किसके अंतर्गत आएगी? सौर मंडल के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सौर मंडल जो किसका भाग है? सौर मंडल है आकाश गंगा का भाग। और आकाश गंगा जो है, जो बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के क्या करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो भाई पृथ्वी है वो पृथ्वी किसका भाग है? सौर मंडल का भाग है। ठीक है, और सौर मंडल है वो किसका भाग है? आकाश गंगा का भाग है। और आकाश गंगा किसे कहते हैं? जो तारों का समूह होता है। ठीक है ना, तारों का समूह, तारों का जो समूह होता है वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं।
और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये था आपका पाठ। अब इस पाठ में से कौन कौन से आपके प्रश्न है वो मैं भी आपको समझा देता हूं। तो देखो, प्रश्न समझ लेते हैं आपके कौन कौन से प्रश्न हैं। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? देखो, ग्रह जो होते हैं वो उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ठीक है? और तारे जो होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है। और ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और तारे जो है वो एक जगह स्थिर रहते हैं, चक्कर नहीं लगाते हैं, ठीक है? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है, ठीक है? मैं लिखूंगा नहीं, आप स्वयं को समझ करके लिखना है इनको, ठीक है? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। अब आपको सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं जो आपके ऊपर चित्र के अंदर बताए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका हो गया बुध, ठीक है? बुध के बाद में आपका हो गया शुक्र, ठीक है? शुक्र के बाद में आपकी हो गई पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आपका हो गया मंगल, ठीक है? मंगल के बाद में आपका कौन हो गया? मंगल के बाद में हो गया आपका बृहस्पति, ठीक है ना? बृहस्पति, बृहस्पति के बाद में आपका हो गया शनि, शनि के बाद में आपका अरुण, अरुण के बाद में आपका वरुण। तो इस तरीके से इनके नाम लिखने हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? देखो, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। अब जीवन, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसके प्रमुख कारण क्या है वो चीजें यहाँ पे लिखनी है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं? चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देखते हैं? क्योंकि चंद्रमा अपना जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है उसके अंदर 27 दिन लगते हैं, इस कारण, ठीक है? ब्रह्मांड क्या है? देखो, ब्रह्मांड का निर्माण किससे होता है? आकाश गंगाएं जो है वो मिलकर के किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ठीक है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका शुक्र है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी आ जाएगा। और उसके बाद में बात करें, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव से किस प्रकार ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ये आपके होता है उत्तर दिशा का ज्ञान। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है? खालिस स्थान का भरिए। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है। देखो, किसका समूह? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल, ठीक है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है? आकाशगंगा, ठीक है? और पृथ्वी के सबसे करीब है, शुक्र पृथ्वी के सबसे करीब है, ठीक है? और सूर्य से तीसरा सबसे, देखो पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगा, पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों के पास अपनी ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा तथा प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है ना? स्वयं का प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होती है। तो ये था आपका पहला अध्याय जो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट अध्याय के अंदर अपन बात करेंगे ग्लोब एवं अक्षांश तथा देशांतर की, ठीक है? तो मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट अध्याय के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके दूसरा अध्याय आएगा तब आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास आ गई है, अपने को देखनी है। ओके, बाय बाय।